सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। वैसे आप लोगों को पता है एसिड बेस एंड सॉल्ट किसे कहते हैं। एसिड्स जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, सोर होते हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं, जिनका pH 7 से कम होता है, ठीक है, pH स्केल पे। एंड बेस क्या होते हैं, जो थोड़े कड़वे होते हैं टेस्ट में, और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और उनका pH लेवल 7 से ऊपर, 7 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। ये होते हैं एसिड बेस में डिफरेंस में। एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रल हो, जिनका pH 7 होता है, जो ना तो रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है, ना ब्लू को रेड में बदलता है। तो अपन पढ़ेंगे बहुत सारे एसिड्स एंड बेसिस के बारे में और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये अपना कलर बदलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। अभी अपन ने लिटमस पेपर के बारे में बात की, वो भी एक इंडिकेटर ही था। अब अपन बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि किससे पता लगाए जाते हैं, स्मेल से, ठीक है। तो जब इन इंडिकेटर को एसिड में मिलाया जाए तो अगर स्मेल चेंज होती है तो पता चलता है कि वो एसिड है, मतलब जो भी स्मेल में चेंज हो उसके अकॉर्डिंग, या बेस में डाले उसमें स्मेल चेंज हो तो पता चलेगा वो बेसिक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपने क्या होता है, स्मेल पे वर्क करते हैं। जैसे लिटमस पेपर कलर पे वर्क कर रहा था, वो कलर चेंज कर रहा था अपना, ये अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। इसी का एग्जांपल अपन ने किया था, फाइनली चॉप्ड अनियंस, प्याज को एक प्लास्टिक बैग में भर के उसमें क्लीन क्लोथ की स्ट्रिप्स रख के उसको टाइटली पैक करके रात भर फ्रिज में रख दिया था अपन ने। फिर वो क्लोथ स्ट्रिप्स को एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो अभी उनकी स्मेल चेक कर लो, अभी तो उनमें प्याज की स्मेल आ रही होगी। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस, फिर उस पर डाइल्यूट HCl डालो एक पट्टी पे, और एक पट्टी पे आप बेस डालो, फिर दोनों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब दोनों के ऑर्डर को यानी स्मेल को वापस से आप चेक करो, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी, मतलब इनमें से अनियन को आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ठीक है। यानी ऑल्फैक्टरी प्याज जो है अपना एसिड के साथ स्मेल बदलता है या नहीं बदलता है, या बेस के साथ बदलता है या नहीं बदलता, दोनों में से एक के साथ बदलेगा तो पता चल जाएगा कि एक एसिड है, जिसके साथ नहीं बदला वो बेस है। तो इस तरह से अपन उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अनियन को। इसके अलावा वनीला को भी कर सकते हैं, और क्लोव्स यानी लौंग को भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने कुछ एक्टिविटी की, एसिड और बेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जहाँ लिबरेट होती है उसके पास अगर अपन मैच स्टिक लेके जाते हैं तो वो क्या होती है, बर्न करती है मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ, एकदम फटाके जैसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है, कितनी बार पढ़ चुके अपन। और बेसिक तो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जो ब्लू कलर से आप लिख रखा है, ये समरी है इसकी। तो ये बताना चाह रहा था पूरे एक्सपेरिमेंट में। और वही रिएक्शन अगर बेस के साथ देखें तो NaOH आपका जो बेस है उसने मेटल के साथ रिएक्ट किया जिंक, और वही अगेन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एसिड और बेस दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं, जबकि ध्यान रखना ये रिएक्शन जो है सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है ना, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन केमिस्ट्री में हमेशा कहीं ना कहीं जो भी एक बात कह दी जाती है उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। ये भी नेचर का लॉ भी है। जैसे अपन जनरली ऐसे बोल देते हैं कि इमोशनल पर्सन ज़्यादा रोते हैं, बट कुछ इमोशनल पर्सन ऐसे भी होते हैं जो रोते नहीं हैं। तो एक होता है कि एक पर्टिकुलर बात अपन कह देते हैं बट वो सब पे एप्लीकेबल हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो केमिस्ट्री में तो हर चीज़ हर पे एप्लीकेबल होती नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग जैसे होता है वैसे हर एक एलिमेंट या जो भी मैटर है वो अलग अलग बिहेव करता है। तो कोई भी एक बात सब पे लागू नहीं हो सकती। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। मेटल कार्बोनेट्स यानी Na2 जो भी मेटल है उसके साथ CO3 जोड़ना, और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी उसके साथ HCO3 जोड़ना। तो टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B में दोनों की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई है इसमें। और तो आप देख रहे हो क्या क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और CO2 गैस बन रही है, ठीक है। ये इसका समरी है। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है कि लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सब अलग अलग केमिकल फॉर्म ही होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। सब में होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही, बट अलग अलग तरीके का, ठीक है।
तो आप इसकी ये रिएक्शन आप हमेशा से पढ़ते आओ कि COH होल ट्वाइस लाइम वाटर में CO2 गैस पास कर देते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और उसमें अगर वापस से और पानी या CO2 ऐड कर दें और तो क्या हो जाता है CaHCO3 ट्वाइस बन जाता है सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो कॉमन रिएक्शन क्या हो गई, जो समरी है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट, CO2 और वाटर, ये 3 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपको पता है। एसिड और बेस रिएक्ट करके तो सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं, ये इसकी समरी है। अब ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंड करता है अपन ने कितनी कितनी क्वांटिटी ली है एसिड और बेस की, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, यानी कोई भी मेटल का ऑक्साइड है जैसे NaO है ये, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, वो भी सॉल्ट एंड वाटर देंगे, ये इसकी समरी हो गई। तो अभी तो मेटल के ऑक्साइड के साथ अपन ने एसिड की रिएक्शन पढ़ी, अब अपन नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ पढ़ेंगे, ध्यान रखना डिफरेंस दोनों में। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, तो इसने जो अभी अपने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस की रिएक्शन CO2 के साथ कराई तो लाइम वाटर बन जाता है, ठीक है। लाइम वाटर की रिएक्शन CO2 के साथ कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, ठीक है, जो कि एक बेस था, ठीक है, जिसके साथ CO2 गैस निकली और उसने CO2 गैस के साथ उसने रिएक्ट करके क्या बना लिया, वाटर एंड सॉल्ट बना लिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन उसी की तरह जैसे एक बेस और एक एसिड में होती है वैसे ही यहाँ पे, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सॉल्ट एंड वाटर, जैसे एसिड और बेस में होती थी। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड थोड़ा एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो वो एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, इनमें कॉमन क्या होता है, ठीक है। इनमें कॉमन यही होता है कि इनको जब भी पानी में डालते हैं तो ये आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, और अगर इनको अपन ने वाटर में डाला तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आयंस में स्प्लिट हो गया, और जब भी कोई चीज़ आयंस में स्प्लिट हो जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती है, ठीक है। तो एसिड में तो H+ आयन रिलीज़ होते हैं और बेस में OH- आयन रिलीज़ होते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है, ठीक है, जिनकी वजह से इनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, यानी एसिड को पानी में डाले या बेस को डाले तो क्या होता है उनके साथ। तो ये जो ब्लू रिएक्शंस लिखी है इसी से आपको कंफर्म हो जाएगा या मतलब क्लियर हो जाएगा। HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, H3O+ और Cl-, ठीक है। अब अगर वही चीज़ बेस है, बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो Na+ और OH- बनता है, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस में इसको डालते हैं, अभी मिक्स नहीं किया है, ठीक है। तो वाटर की प्रेजेंस में बेस क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, और एसिड्स क्या करते हैं, H3O+ आयन बना लेते हैं, क्योंकि वो H+ आयन देते हैं। तो H+ आयन वाटर के साथ जुड़ जाते हैं H2O के साथ और H3O+ बना लेते हैं, ये ध्यान रखना, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये दोनों के रिएक्शंस थे वाटर के साथ। जो बेस पानी में सल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कलाई कहते हैं। तो सारे बेस एल्कलाई नहीं हो सकते, बट सारे एल्कलाई हमेशा बेस होते हैं, क्योंकि वो एल्कलाई क्या है, एक बेस ही है जो पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट, तो वहाँ एसिड और बेस की मात्रा बराबर हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाता है अपन, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़। अब आपको मैंने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के बारे में बताया था। कंसनट्रेटेड वो होता है एसिड हो या बेस हो, दोनों में से, जिसमें पूरी की पूरी 100% जो है सिर्फ वो चीज़ ही रहती है। जैसे HCl है तो HCl ही है, अगर उसमें मैंने ज़रा सा भी पानी मिलाया तो वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, फिर मैं और पानी मिलाती हूँ और डाइल्यूट होता है, ऐसे करके अपन उसको बहुत ज़्यादा हद तक भी डाइल्यूट कर सकते हैं और ज़्यादा पानी मिला करके। तो जितना ज़्यादा आप उसमें पानी मिलाते हो उस एसिड की जो स्ट्रेंथ है ख़त्म हो जाती है, यानी वो वीक एसिड बनने लग जाता है।
क्योंकि उसमें एसिड की क्वांटिटी कम रहने लग गई और वाटर ज़्यादा रहने लग गया। समझ में आया? तो ये था डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अब हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सोल्यूशन। अब आपको पता है ये pH स्केल है 0 to 7 एंड 7 to 14। जो 7 पे है वो तो न्यूट्रल है, उसमें एसिड भी बराबर है और बेस भी बराबर है। जो 7 से नीचे है वो सारे एसिड है। 7 से नीचे जाते जाते एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, यानी 7 से 6 पे जाएगा तो वो वीक एसिड होगा, 6 से 5 पे उससे भी अच्छा एसिड, 4 पे उससे भी अच्छा, 3 पे उससे भी अच्छा, 2 पे उससे भी अच्छा, 1 पे बहुत अच्छा। तो 1 वाला और 0 वाला बहुत ज़्यादा अच्छे एसिड होंगे। समझ में आया? और वही बेसिक नेचर है, तो 7 से 8 पे थोड़ा कम बेसिक होगा, फिर 9 पे जाते जाते थोड़ा ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 10 पे उससे भी ज़्यादा, 11 12 बढ़ता जाएगा, 13 14 वाला सबसे ज़्यादा बेसिक इन नेचर, सबसे अच्छा बेस। ठीक है, तो ये जो एरो बने हुए हैं कि एसिड नेचर इंक्रीजेस, तो लेफ्ट में जाते जाते एसिड का नेचर बढ़ता है और राइट में जाते जाते बेस का नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर बढ़ता है। समझ में? और ये आपको दिखा रखी है स्केल जिस पे एसिड जो है ऑलमोस्ट रेड कलर जैसा, मतलब जो रेड कलर के वेरिएंट्स है, इनमें आपको देखिएगा प्योर वाटर का और ब्लड का 7 के अप्रॉक्स ही इनका pH होता है, तो दोनों न्यूट्रल ही होते हैं। और कुछ बेस के दे रखे हैं आपको एग्जांपल, एसिड के दे रखे, लेमन जूस एसिडिक है क्योंकि सिट्रस है वो तो वैसे ही। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। प्लांट हो, एनिमल हो, इंसान हो, pH लेवल सबको चाहिए। pH लेवल प्लांट को सॉइल से मिलता है, यानी सॉइल का pH लेवल बैलेंस रहना चाहिए। ह्यूमन बींग्स में अपनी बॉडी में pH लेवल बैलेंस रहना चाहिए। जैसा अपना pH है वैसे एनिमल्स का भी है, उनके भी टीथ्स होते हैं, टीथ का उनका pH एक लेवल होता है उनके माउथ का, वैसे ही अपने भी होता है। तो अपने pH लेवल कहाँ कहाँ काम में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी अपना स्टमक का pH जो है एसिडिक रहना चाहिए क्योंकि वहाँ एसिड बनता है और उसी से अपना फूड डाइजेस्ट होता है और वो बैक्टीरियाज को मारता भी है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एसिड बनने लग जाए अपने स्टमक में, एसिडिटी जिसे कहते हैं, तो उसके बाद अब उनको डॉक्टर बेस ही प्रिस्क्राइब करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो उसको एंटासिड भी बोलते हैं क्योंकि वो एसिड को हटाता है, एंटा एसिड। तो वो एक वीक बेस है जो अपनी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा टूथ के अपने दांत जो है वो ज़्यादा pH होने की वजह से, pH अपना ऑलमोस्ट 5.5 रहता है, इससे ज़्यादा होने के वजह से कभी कभी क्या होता है अपने दांत ख़राब हो जाते हैं, उनमें एसिडिटी बढ़ जाती है और ये एसिडिटी किसी या बैक्टीरिया इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी शुगर फूड अपन खाते हैं वो अपने मुंह में रह जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका pH लेवल धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा। ठीक है, तो अगर 5.5 से नीचे चला जाता है pH या ऊपर भी चला जाता है, दोनों ही चीज़ें और ख़राब है, तो इसके आसपास रहना चाहिए। तो खाना खाने के बाद हमेशा आपका माउथ क्लीन करो आप, क्योंकि कोई भी बचा हुआ खाना या शुगर का या फूड पार्टिकल होता है वो अपना pH लेवल ख़राब करता है और उससे टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाता है, वो बैक्टीरिया बनने लग जाते हैं। ठीक है, उस एसिड की वजह से। समझ में आ गया? तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, यानी अब क्या है, आपने देखा होगा हनी बी स्टिंग करती है, चींटी काटती है, तो उनके काटने से जलन क्यों होती है? क्योंकि उनके डंक में क्या होता है, एसिड होता है। वो एसिड इसलिए दिया भगवान ने उनको ताकि वो अपनी रक्षा कर सके उसको यूज़ करके, तो वो इंसान उनको वरना बहुत ज़्यादा मार देते। तो इस वजह से क्या है, जब भी उन्होंने काटा हो चींटी वगैरह ने, तो उस जगह पे आप बेस रब कर लो, कोई भी बेस होगा घर में, बहुत सारे होते हैं, बेकिंग पाउडर वगैरह, वो रब कर लो, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी क्योंकि वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। समझ में आया आपको ये टॉपिक? नाउ मोर अबाउट सॉल्ट्स। pH ऑफ सॉल्ट आपको पता है 7 होता है क्योंकि वो न्यूट्रल है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब ये है कॉमन सॉल्ट कैसे, NaCl जो होता है जिसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, अगर उसको वाटर में मिला दिया तो जाए तो NaOH + Cl2 + H2 बन जाता है। इसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोर यानी क्लोरीन बनता है और एक एल्कलाई बनता है यानी बेस जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाए, इसलिए इसको नाम पे इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोला जाता है। तो ये आप इस नाम से इस रिएक्शन को ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ना ब्लीचिंग पाउडर
ब्लीचिंग पाउडर एक केमिकल है, ठीक है, आपको पता है जो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फैशन इंडस्ट्री में, मेकअप वगैरह में आता है, या अपन को पानी में से जर्म्स हटाने होते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब Cl2 में प्लस करते हैं तो CaOCl2 + H2O बनता है, ठीक है। इसी को हम अपन कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन है ये, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2। नाउ बेकिंग सोडा, तो आपको ये रिएक्शन और बस ये इनके यूज़ ध्यान रखने हैं। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, NaCl + H2O + Cu2 + NH3 अमोनिया मिल करके अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा तो इसका कॉमन नेम है और साइंटिफिक नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बनता है इस तरह से और इसकी एक रिएक्शन दी है और यूजेस दे रखे हैं बेकिंग सोडा के, कहाँ कहाँ काम आता है तो वो तो आप पढ़ सकते हो अपने आप। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट + H2O, उसमें वाटर मिक्स करते हैं तो Na2CO3.10H2 यानी क्रिस्टल फॉर्म में जो है वॉशिंग सोडा बन जाता है। बेसिक सॉल्ट होता है, एक तरह के सॉल्ट्स ही होते हैं। वॉशिंग पाउडर या सोप जो होते हैं सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स ही होते हैं, जो कि आप इसमें नेक्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं आपके आ जाएगा, यूजेस आप पढ़ लेना। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको इसकी रिएक्शन ध्यान रखनी है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनता है, ठीक है, या हार्ड हो गए तो CaSO4.12H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर इसमें 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और ऐड कर दूँ तो CaSO4.2H2O बन जाता है, जो कि जिप्सम, ठीक है। और जिप्सम बनते हुए एकदम हार्ड सॉलिड सब्सटेंस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन का ध्यान रखना है आप लोगों को। और यह वाटर ऑफ मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन जो है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसका ध्यान रख लेना आप। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में रिएक्शन ज़रूर करना, ये पूछी जाती है, ठीक है। तो आपके ये चैप्टर 2 का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इसके आप कॉपी में कर लेना, ठीक है। थैंक यू।